Abhishek Kumar, welcome all my viewers on my YouTube channel. Today I am with a new video for class 10th students, that is from Footprint Without Feet, and the chapter is the making of a scientist. How scientist is made, है ना? Actually they are not made. It is their curiosity, their will, their desire, their determination that helps a man, a student, to become a scientist. These are probably called ingredients for making a scientist. यदि आपके अंदर क्यूरियोसिटी हो, आपके अंदर डिटर्मिनेशन हो, आपके अंदर एक तीव्र इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं, क्यूरियोसिटी वो हो, है ना, इंटेलिजेंसी हो, थोड़ी ब्राइट माइंड हो, थोड़ा इनोवेट करने की इच्छा शक्ति हो, तो व्हाट हैपेंस, इट विल लीड्स यू towards a platform where you can invent so many things just like a scientist. So in this chapter you see how a simple curiosity, how a simple hobby leads a man Richards towards making him a scientist. किस तरह से एक छोटी सी जिज्ञासा, है ना, उसको साइंटिस्ट बना देता है. तो ऐसा नहीं है कि साइंटिस्ट बनने के लिए आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ती है और बहुत सारे कोचिंग करने पड़ते हैं, क्लासेस करने पड़ते हैं, ट्यूशन लेने पड़ते हैं और फिर जाके आप साइंटिस्ट बनते हैं. इट इज योर क्यूरियोसिटी, योर डिटर्मिनेशन, योर विल टू इनोवेट, योर विल टू डू समथिंग न्यू दैट हेल्प यू टू बिकम अ साइंटिस्ट. ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन. एट द एज ऑफ 22, अब देखिए एज एज ऑफ 22 जो आपको स्कूलिंग का, कॉलेज का एज होता है ना, जो जिसमें आप कॉलेज में अपनी जिंदगी बिताते हैं, लाइफ बिताते हैं, उस समय का लगभग ये बात है 22 के अवस्था में. ए फॉर्मर माने पहले जो हो, है ना, द फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर. अब स्कूल में देखिए हर एक तरह के बच्चे चुने जाते हैं, कोई मॉनिटर चुना जाता है, कोई स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना जाता है. आपने मूवी भी देखी होगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर. वैसे ही कॉलेज में स्काउट ऑफ द ईयर भी चुना जाता है. तो ये लड़का जो था एक साल पहले स्काउट ऑफ द ईयर चुना गया था, है ना. स्काउट एक टीम होती है जिसको सोल्जर की तरह ट्रेनिंग दी जाती है, एनसीसी का तरह का वो लेवल होता है. एक्साइटेड मैंने लिख दिए हैं, क्रिएटेड ऑफ फीबल, एकदम उथल पुथल मचा देना, है ना. दी साइंटिफिक वर्ल्ड, उस जो एक साल पहले जो अपने कॉलेज में स्काउट ऑफ द ईयर चुना गया था, वही बच्चा, है ना, साइंस की दुनिया में बिल्कुल एकदम क्यूरियोसिटी पैदा कर दिया था, है ना, एक्साइटमेंट पैदा कर दिया था विथ अ न्यू थ्योरी. कैसे? क्योंकि उस बच्चे ने एक नई थ्योरी दी थी, है ना, एक नया सिद्धांत दिया था. ऑन हाउ सेल वर्क, सिद्धांत कैसे था, सेल कैसे वर्क करता है. और आप सबको पता है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स. तो उसने बताया कि सेल कैसे वर्क करता है, और ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को बिल्कुल एक्साइटेड कर दिया था उसने. रिचर्ड्स एच ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट, और कॉलेज रूममेट का नाम आपको आगे आएगा, जेम्स आर वंग उनका नाम है. ये दोनों ने मिलकर ये थ्योरी लिखा था, दोनों ने इस पर काम किया था और दोनों ने इस थ्योरी को एक साइंटिफिक मैगजीन में पब्लिश कराई. आप देखो जैसे कि अपने यहाँ साइंटिफिक मैगजीन है आपका विज्ञान प्रगति, है ना, उसमें आपका लेख छप जाना कोई साइंटिफिक बहुत बड़ी उपलब्धि है. उसी तरह इन्होंने जो हाउस सेल वर्क, जो लेख लिखा, जो इन्होंने आर्टिकल लिखी, जो निबंध लिखा, वो आर्टिकल एक साइंटिफिक मैगजीन में, जर्नल में पब्लिश होती है. जो साइंटिफिक मैगजीन का नाम क्या रहता है, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. और ये इतनी इंपॉर्टेंट इवेंट थी इस मैगजीन में छपना, क्योंकि वो कभी इस मैगजीन ने कॉलेज स्टूडेंट को वर्क को पब्लिश नहीं किया था. ये पहली बार ऐसे मैगजीन के इतिहास में भी होता है कि उसने कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को अपने पृष्ठों में, अपने मैगजीन में कहीं जगह दिया था. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी रिचर्ड्स एच ब्राइट के लिए. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of a college student in sports. अब जैसे स्पोर्ट्स में देखो,
और ये रिचर्ड्स एच एब्राइट के लिए उतना ही प्लेजर का सब्जेक्ट था, उतना ही खुशी का सब्जेक्ट था, जितना कि किसी स्पोर्ट्समैन that he would like making a big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. अब देखो जैसे कि आप मैच में कोई लीग मैच खेल रहे हैं, है ना, और उस लीग में अपने होम टाउन के लिए, अपने होम ग्राउंड पे आपने सेंचुरी मार दिया और अपने टीम को जिता दिया, तो आपको कितनी खुशी होगी। उतनी ही खुशी जो है वो रिचर्ड्स एस एब्राइट को हुआ जब उनकी ये आर्टिकल, उनकी ये थियोरी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नाम की मैगजीन में पब्लिश्ड हुई। इट वॉज द फर्स्ट इन ए लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट। ऐसा नहीं था कि इस थ्योरी के बाद एच एब्राइट्स की कोई और साइंटिफिक जर्नल या थ्योरी पब्लिश्ड नहीं हुई थी। ये बहुत सारे उन्होंने थ्योरी लिखा, उसमें का ये पहला अचीवमेंट है। स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट मैंने बहुत सारे अचीवमेंट उन्होंने किया इसके बाद, लेकिन ये पहली अचीवमेंट थी इन साइंस एंड अदर फील्ड। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। ये बड़ा फनी लगता है कि ये सारा कुछ उनका जो रास्ता, जो स्टेप होता है, स्टेपिंग स्टेप जो होता है वो बटरफ्लाई से शुरू होता है। उन्होंने अपनी ये साइंटिस्ट बनने की जर्नी शुरू की तो वो बटरफ्लाई से उन्होंने शुरू की। तो अभी तक हमने ये देख पढ़ा कि रिचर्ड्स एच एब्राइट और उनके कॉलेज मेट ने एक थ्योरी लिखी, जिस थ्योरी जो सेल के फंक्शन से रिलेटेड था, और ये इतना इंपॉर्टेंट थ्योरी था कि उस समय के नामी रिनाउंड साइंटिफिक मैगजीन नेशनल एकेडमी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने अपने अंदर इस थ्योरी को जगह दिया, और ये किसी कॉलेज स्टूडेंट के वर्क को पहली बार पब्लिश किया। इसलिए ये बहुत ही एक्साइटमेंट की बात थी। उतनी ही एक्साइटमेंट उनको मिली जितना कि कोई खिलाड़ी अपने होम ग्राउंड पर अपने टाउन के लिए लीग मैच खेलकर उसे जिताता है, सेंचुरी मारकर जिताता है। एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू ऑफ नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया। अब रीडिंग जगह है अमेरिका में, वहीं पेंसिल्वेनिया में ये इनका बर्थ हुआ था, वहीं पे ये ग्रो किए थे, वहीं पे इन्होंने स्कूलिंग की थी। और एज ओनली चाइल्ड इसलिए लिखा है क्योंकि अपने माँ बाप का तो अकेला ये थे ही, और अपने गली मोहल्ले में भी इनके एज का कोई दूसरा बच्चा नहीं था। डेट इज वाई ही कुड नॉट प्ले विथ एनी चाइल्ड ऑफ हिज एज इन अ टीम गेम। ऐसा गेम जिसमें टीम की आवश्यकता पड़ती, जिसमें दो की आवश्यकता पड़ती है। ना ये क्रिकेट खेल पाए और ना ही इन्होंने फुटबॉल खेली, ना टेनिस खेली, बिकॉज इट रिक्वायर्स सम वन एंड देर इज नो चाइल्ड ऑफ हिज एज इन हिज स्ट्रीट। इनके गली मोहल्ले में उस एज का बच्चा नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये सारे गेम नहीं खेले। तो किए क्या भाई, एक्साइटमेंट तो चाहिए, तो इन्होंने चीजों को कलेक्ट करना शुरू किया। और कलेक्शन जो था चीजों का करना, इनको उतना ही एक्साइटमेंट या उतना ही प्लेजर देता था जितना प्लेजर कोई बच्चा खेल करके प्राप्त करता है, गेम खेल करके प्राप्त करता है। गेम नहीं खेलने के कारण था कि उनके एज का कोई बच्चा इनके गली मोहल्ले में नहीं था जिनसे इनकी दोस्ती हो, जिनसे इनकी यारी हो और ये खेल पाए। आगे समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां तक बढ़ते हैं, थोड़ी यूट्यूब पे तेजी में पढ़ानी होती है क्योंकि मजबूरी होती है कि लंबे वीडियो बच्चे देखना नहीं चाहते हैं। सो ही डिड, और यही उन्होंने किया। एंड डिड इट एवर, हमेशा से उन्होंने चीजों को कलेक्ट किया, कलेक्शन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया, एनालाइज करके उससे जो इनको प्राप्त हुआ वो इनको हेल्प किया आगे साइंटिस्ट बनने। सो ही डिड एवर। बिगनिंग इन किडन गार्डन, इनके शुरुआती पढ़ाई किडन गार्डन से हुई थी, जिसे केजी से आपका भी हुआ होगा। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट ही मार्क्ड ऑल द एक्टिविटीज। देखिए वो बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करते थे, लेकिन उतनी ही डिटर्मिनेशन से ये बटरफ्लाई को भी कलेक्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि बटरफ्लाई कलेक्ट करने उनको अच्छा नहीं लगता था, वो डिटर्मिनेशन के साथ, एक दृढ़ लक्ष्य के साथ काम करते थे। ऐसा नहीं था कि आज किए 15-20 दिन नहीं किए, वॉकिंग आज टहलने गए और 15-20 दिन नहीं गए, फिर आज 15-20 दिन के बाद आपने मॉर्निंग वॉकिंग की, ऐसा नहीं था। वो एकदम बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने बटरफ्लाई भी कलेक्ट किया जैसे कि बाकी चीजों को कलेक्ट करते थे।
आपको कोई काम करने के लिए डिटर्मिनेशन तो चाहिए, और ये भी एक इंग्रेडिएंट है साइंटिस्ट बनने का, एक अच्छे स्टूडेंट बनने का। He also collected rock fossils, coins. He became the eager astronomer to sometime gazing a star all night. अब कभी कभी तो लगता था कि एस्ट्रोनॉमर भी ये बन जाएंगे, है ना, खगोल जो शास्त्री होता है, क्योंकि ये रात रात भर जो है आंखें खोलकर तारे को देखा करते थे। लगता था कि उसको उसकी स्टडी कर रहे हैं। उनमें भी इनकी क्यूरियोसिटी थी। फॉसिल्स, कॉइन ये सब तो कलेक्ट करते ही थे बटरफ्लाई के साथ। ये एस्ट्रोनॉमर्स भी बन सकते थे, इस तरह की क्यूरियोसिटी इनके अंदर देखी गई थी, क्योंकि ये रात रात भर क्या करते थे, ही कीप ऑन वॉचिंग स्टार, गेजिंग स्टार, है ना, एकदम गेजिंग का अर्थ देखो दिए हुए हैं, लॉन्ग फिक्स्ड स्टेयर, एकदम आंख फाड़ के देखा करते थे। इतना दूर में कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है जो कि आप एग्जाम के पर्पज से हो, और आगे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी। देखो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, इसमें कुछ मेंशन किया है, कुछ आपको अपनी समझ से करनी होगी, जो कि मैंने पहले बताया है। ड्राइविंग क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, चीजों को जानने की क्यूरियोसिटी माने इंटेंस डिजायर टू नो, मानी किसी चीज को जानने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि आपके सामने कोई चीज घटना घटी तो कैसे हुई। घटना का मतलब फिजिकल जो नेचुरल फिनोमेना हुआ उसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना, ये कोई चीज हैपनिंग हुई तो कैसे हुई, है ना। तो इस चीज को जानने की इच्छा आप में होनी चाहिए। अलॉन्ग विथ ब्राइट माइंड, आपकी माइंड भी थोड़ी ब्राइट होनी चाहिए, शार्प माइंड होनी चाहिए, यानी आपकी आईक्यू बहुत अच्छी लेवल की होनी चाहिए। ही ऑल्सो हैड ए मदर हु इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। देखो माँ बाप का तो बहुत बड़ा योगदान होता है। इनकी भी माँ थी, फादर नहीं थे, फादर डेथ कर चुके थे। तो माँ इनको हमेशा लर्निंग क्यूरियोसिटी को किंडलिंग किए रहती थी, है ना, ज्वलित किए रहती थी, लर्निंग क्यूरियोसिटी ब्राइट में। और एक बार क्यूरियोसिटी आप में आ गई तो किसी को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो माँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से, कि माँ ने इसको किस तरह से मदद किया साइंटिस्ट बनाने में। तो आप जानते हैं कि पेरेंट्स प्ले अ ग्रेट रोल इन मोल्डिंग द नॉलेज लर्निंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है अपने बच्चों को के ज्ञान को मोल्डिंग करने में, है ना, मोल्ड करने में। तो माँ का भी रोल किया। कैसे रोल था? He took him on trips, brought him telescope, microscope, cameras, mountaineering material and other equipment and helped him in many other ways। अब देखो माँ जो थी इनको कहाँ ले जाती थी? ट्रिप पर घुमाने ले जाती थी। और आप ये सेइंग सुने भी होंगे कि ट्रैवलिंग इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन। ट्रिप पर ले जाना यानी एजुकेशनल ट्रिप पे ले जाती थी, है ना, किसी हिस्टोरिकल ट्रिप पे ले जाती थी जहां पे बहुत सारे आपके एजुकेशन, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती थी। और उसके बाद खिलौना भी था, तो वो नहीं था जो हमारे यहाँ बच्चे खेलते हैं, है ना, वो सारे साइंटिफिक टॉयज को देती थी ताकि इसमें साइंटिफिक जो बेंट ऑफ माइंड हो, है ना, साइंस की तरफ इसका ज्ञान जाए कि ये बढ़ता, ये चलता कैसे, कोई चीज टॉय ही हो तो माइक्रोस्कोप कैसे काम करता, माइक्रोस्कोप से के मदद से वो क्या क्या देख सकता। तो ये क्यूरियोसिटी माइक्रोस्कोप की मदद से वो थोड़ी दूर की चीजों को देख सकता है ना। ये एस्ट्रोनॉमी के अध्ययन में उसको मदद पर टेलीस्कोप उसको मिला। तो आपने देखा कि टॉय भी जो माँ ने दिया वो साइंटिफिक टॉय दिया, और टूर पर भी ले गई एक्साइटमेंट के लिए ही नहीं बल्कि नॉलेज के लिए भी। तो माँ का रोल इनका बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट रोल मदर एवराइट्स मदर प्ले टू मेक हिम अ साइंटिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिज मदर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग हिम साइंटिस्ट टिल हियर। शी टुक हिम ऑन ट्रिप which is full of knowledge. She also brought him scientific toys for him like ये this that जो दिया हुआ। I was the only companion until he started school। माँ बोलती है कि स्टार्ट जब स्कूल किया उसके पहले उसकी मात्र मैं कंपेनियन थी, क्योंकि गली मोहल्ले में कोई बच्चे नहीं था जिसके साथ वो खेले। दूसरी बात की फादर नहीं थे जो उसको कुछ कंपनी दे सके, माँ ही थी जो सब कुछ थी। माँ बोलती है After that, I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in third grade। अब देखो माँ कभी कभी क्या करती थी, also brought some friends from her neighbor, but
डिड नॉट मेक फ्रेंडशिप विद देम, है ना, ये थोड़ा रिपल्सिव नेचर थी इनकी, ये दूसरे बच्चों से जल्दी दोस्ती भी नहीं करते थे। माँ कहती थी कि रात में डाइनिंग टेबल पे वो दोनों साथ में मैंने खाना खाते थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब फादर उसके डेथ कर गए थे। सी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। इफ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। ये भी माँ का योगदान है कि माँ क्या करती थी कि इब्राइट वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, नो डाउट। ही डिड हिज होमवर्क ऑलमोस्ट इन नो टाइम, बिना टाइम गंवाए वो लगभग अपनी होमवर्क को पूरा कर लेता था। फिर उसके पास फ्री टाइम होते थे तो माँ क्या करती थी, डिड नॉट प्रोवाइड हिम फिजिकल वर्क। ऐसा नहीं देखिए जा बेटा खेत कोड़ दो, जा बेटा ये कर दो, है ना, ये आटा पिसवा लाओ, है ना, सब्जी लाओ, ये फिजिकल वर्क नहीं देती थी। माँ क्या देती थी, मेंटल वर्क, लर्निंग वर्क विच इनहांस इज लर्निंग, जो उसके लर्निंग को बढ़ाए। तो माँ ने भी देखा कि मेरे बेटे का यदि लर्निंग एक बार इनहांस हो गया, इसमें क्यूरियोसिटी जग गई, तो फिर आगे का काम बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो माँ का ये भी योगदान है, ट्रिप पर ले जाना, साइंटिफिक टॉयज देना और उनको लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करना, लर्निंग टास्क प्रोवाइड करना व्हेन ही हैज नो एनी वर्क। ये अभी तक इतना मैंने माँ का रोल पढ़ा, आगे और भी मिलेगा। एंड लर्न ही डिड, ही अर्नड टॉप ग्रेड इन स्कूल ऑन एवरीडे थिंग, ही वाज जस्ट लाइक अदर किड्स। अब देखो स्कूल में तो टॉप करता था, लेकिन बाकी के चीजों में वो बाकी स्टूडेंट की तरह था, उसमें कोई इंटेलिजेंस उसकी नहीं थी, बट लर्निंग में बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ने में बहुत तेज था। By the time he was in second grade, Ebright had collected all 25 species of butterfly found around his hometown. देखो बटरफ्लाई को डिटर्मिनेशन के साथ गैदर करता था, कैच करता था। तो उसके जो होम टाउन जो रीडिंग था, रीडिंग के में जो बटरफ्लाई की जितनी भी प्रजातियां पाई जाती थी, किसी खास जगह पे खास प्रजाति ही पाई जाती है। तो जितनी भी प्रजातियां पाई जाती थी, उन सारे प्रजातियों को इसने क्या किया, इसने कलेक्ट कर लिया, है ना। तो अब इसके पास बटरफ्लाई कलेक्शन करने की कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि सारी प्रजातियां तो कलेक्ट कर लिया, है ना। अब देखो कलेक्ट करने में भी वैसा था, कुछ भी बटरफ्लाई पकड़ लो, उसने डिटर्मिनेशन के साथ किया कि नहीं, मुझे सारे स्पेसीज को पकड़ लेना जो हमारे होम टाउन रीडिंग में पाया जाता है। तो ये सब चीज वो करता था। That probably would have been the end of my butterfly collection, he said। वो बोलता है कि अब मैंने कलेक्ट कर लिया तो मुझे लगा कि अब तो मुझे शायद बटरफ्लाई कलेक्शन करने की क्यूरियोसिटी ही मेरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब कोई बटरफ्लाई बचा ही नहीं जिसको मुझे पकड़ना है, जिसके पीछे मुझे भागना है ना। तो ये देखो बटरफ्लाई कलेक्शन में भी उसने अपनी माइंड लगाई, ऐसा नहीं कुछ भी पकड़ लो, उसने हर एक स्पेसीज को पकड़ने की कोशिश की, उसको टेमिंग करने की कोशिश की, उसको शेल्टर देने की कोशिश की, उसको नर्सिंग करने की कोशिश की। बट देन माई मदर गॉट मी चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क टेन। उसी समय उसकी माँ ने एक चिल्ड्रन बुक लाके उसको दिया, बच्चों की किताब लाके दिया, जिस किताब का नाम था ट्रेवल ऑफ मोनार्क टेन। मोनार्क टेन कुछ और नहीं है, एक बटरफ्लाई का ही नाम है ना, मोनार्क टेन बटरफ्लाई का नाम। तो अब बटरफ्लाई में इसकी इंटरेस्ट थी, तो माँ ने भी बटरफ्लाई से रिलेटेड एक चिल्ड्रन बुक लाके दे दिया, है ना। अब देखो चिल्ड्रन बुक ने इसके जीवन में रिवॉल्यूशन ला दिया, थोड़ा इसके बटरफ्लाई के स्टडी को और सिस्टमेटिक बना दिया, साइंटिफिक बना दिया। तो माँ का ये भी योगदान है कि उन्होंने जब लगा कि इसकी बटरफ्लाई कलेक्शन खत्म हो गया तो जो है इसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, माँ ने उस समय उसको लाके बुक दिया जो उसकी क्यूरियोसिटी को और बढ़ा दिया। कलेक्शन करना, उसकी स्टडी करना, स्टडी को फिर एनालाइज करना, उसको अरेंज फॉर्म देना, ये सभी तो साइंस है। साइंस क्या, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। इट डजंट इन्वॉल्व ओनली कलेक्शन और डिस्प्ले। इसका मतलब कलेक्शन और डिस्प्ले नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या था इस बुक में, द बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। अब देखो इस बुक में ये लिखा था कि बटरफ्लाई जो मोनार्क टेन है वो जो है वो हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, ओपन द वर्ल्ड फॉर साइंस टू द। पेंसिल्वेनिया में रहता था और पेंसिल्वेनिया से ये बटरफ्लाई किसी खास सीजन में, सीजन मेंशन नहीं है, ये माइग्रेट कर जाती थी सेंट्रल अमेरिका में, जबकि दोनों के बीच की दूरी हजारों किलोमीटर थे, है ना।
तो भी ये बटरफ्लाई जो थी पेंसिल्वेनिया जहां पे इसका जन्म हुआ था वहां से ट्रेवल कहां कर जाती थी, सेंट्रल अमेरिका। तो माइग्रेशन के रास्ते को खोजना था इस बुक के अंत में कि किस रास्ते से हो जाती है। जैसे मान लो आपको कहीं जाना हो तो आपके बहुत सारे रास्ते होते हैं जिस रास्ते से आप वहां पहुंच जाए, लेकिन बटरफ्लाई किस रास्ते से गई उड़ते हुए ये पता करना था उस बुक के अंत में रीडर्स लोगों को, कि वो लंबी जर्नी थी लगभग 1000 किलोमीटर। At the end of the book, reader were invited to help study butterfly migration. अब देखो बुक के अंत में ये रीडर्स लोगों से रिक्वेस्ट किया गया था, इनवाइट किया गया था, आप बटरफ्लाई के माइग्रेशन के रास्ते को बताएं, किस रास्ते से वो माइग्रेट करती है, आखिर क्या वे होगा उनका, क्या पाथ होगा, है ना। और ये बड़ा ही मेहनत वाला काम था। They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। कनाडा के जो प्रोफेसर साहब थे आपके डॉक्टर अर्कोहर्ट, उन्होंने क्या कहा कि आप बटरफ्लाई को टैग कर दीजिए, टैग कीजिए रिसर्च के लिए। अब टैग क्या करना था, तो बटरफ्लाई के पंख पर एक छोटी सी टैग लगा देनी थी एडेसिव से, है ना, गम से चिपका देना था। और उसमें क्या करना था, उसमें अपना नाम पता लिख देना था, जिसको मिले वो डॉक्टर अर्कोहर्ट को भेज दे इस पते पर, है ना। उस पर लिख देना था कि ये बटरफ्लाई का टैग कहीं भी गिरा हुआ मिले तो वो आदमी इसको इस पते पर डॉक्टर अर्कोहर्ट के पास भेज दे, है ना। अब देखो बटरफ्लाई पर वो जो टैग लगाया जाता था वो काफी लाइट एडहेसिव का लगाया जाता था ताकि उड़ते उड़ते कहीं गिर जाए वो। और मान लो गिरा हुआ मिले तो एक पॉइंट मिल गया, जैसे ग्राफ में आप क्या करते हो, बहुत सारे पॉइंट को मिलाकर लाइन खींच देते हो, ग्राफ बन गया। वैसे ही बहुत जगह यदि मिले, मान लो कि 10 किलोमीटर की दूरी पर मिले, दूसरा 50 किलोमीटर की दूरी पर मिले, उसके बाद कोई 200 किलोमीटर की दूरी पर मिले, 500 किलोमीटर की दूरी पर, 800, 1000 के मिला, तो आप सब बिंदुओं को मिला देंगे तो आपको रास्ता पता चल जाएगा। इसीलिए उसने डॉक्टर अर्कोहर्ट ने क्या रिक्वेस्ट किया कि आप लाइट एडेसिव चिपकाएं और उसमें एक टैग लगाएं जिसपे लिखे कि इफ एनीवन गॉट दिस काइंडली सेंड इट टू दिस एड्रेस। दिस एड्रेस माने डॉक्टर अर्कोहर्ट के पास वो भेजना था। और वो सारे पॉइंट को, और उस पे जो स्टाम्प मार्क होगा, जिस भेजेगा तो कोई भाई पोस्ट ऑफिस से भेजेगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजेगा तो उस पे स्टाम्प मार्क से पता चल जाएगा कि भेजा कहां से गया है। और ये जब पता चल जाएगा तो सारे बिंदुओं को मिला दीजिए, है ना, किस तरह से गया। यही चीज वहां पे करना था स्टडी के लिए। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, ए लॉट ऑफ बटरफ्लाईज की जरूरत पड़ती है ना, बहुत सारे बटरफ्लाई, यानी कि एक बटरफ्लाई को किया आपका मिल जाएगा। जैसे आप ग्राफ निकालते हो एटलीस्ट टू सोल्यूशन करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे 2 सोल्यूशन से काम चलने वाला नहीं था। आपको 10, 12, 15 जो थे वो टैग्स किसी को मिलना चाहिए और वो टैग वो आदमी भेज दे दी डॉक्टर अर्कोहर्ट को, तो काम बन जाए। अब ये तो समझ गए होंगे यहां तक, मुझे लग रहा है। ए ब्राइट मदर रोट टू डॉक्टर अर्कोहर्ट एंड सून ए ब्राइट वाज attaching light adhesive tag to the wings of monarchs. Anyway, who found that tag butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अब जिसको भी टैग बटरफ्लाई मिले वो डॉक्टर अर्कोहर्ट को उस टैग को भेज दे, उसको लिख दे, है ना। हो सकता है बटरफ्लाई उड़ते उड़ते डेथ भी कर जाए, और डेथ कर जाए, पंख चूंकि भारी हो गए तो कहीं गिरेगी ना, किसी को टैग मिलेगा ना, और वो टैग बाय पोस्ट के माध्यम से भेजेगा डॉक्टर अर्कोहर्ट को, तो स्टाम्प का जो मार्क होगा वो जगह बता देगा कहां से भेजा गया, वो सारे जगह को मिला दीजिए, मैच कर दिया, रास्ता पता चल गया। लेकिन ये आसान नहीं था जितना कि मैंने कह दिया। तो देखो, द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। अब देखो लेट समर माने समर के अंतिम पखवाड़े में क्या होता है कि आप बटरफ्लाई कलेक्शन कर सकते हैं कितने, 6 वीक तक। और वो भी आपको एक ही तरह के बटरफ्लाई पकड़ने हैं। अब मोनार्क 10 बटरफ्लाई, तो आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना होगा कि मोनार्क 10 बटरफ्लाई को रोज पकड़ें, रोज टैग करें, रोज उड़ा दें। फिर टैग करने गए, कल हो गए, फिर 10 बार पकड़े, फिर उड़ा दिए। तो ये पकड़ना आसान काम नहीं था, बड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए और बड़ी पेशेंस चाहिए आपको। तो साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्यूरियोसिटी के साथ पेशेंस भी होनी चाहिए आपके अंदर। आपको उताना नहीं होगा कि नहीं, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैं फेल कर गया। ये सब चीज भी आप इंग्रेडिएंट्स में डालेंगे कि पेशेंस भी होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे देखा पेशेंस, है ना, आसान नहीं होता है। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वुडंट कैच वेरी स्मॉल वेरी मेनी। आप देखो, अब उसने ये देखा कि भाई एक एक करके मैं पकड़ूंगा तो बहुत मैं पकड़ नहीं पाऊंगा। अब यहां से आपकी सोच डेवलप की कि हम क्या करें कि मेरे पास बहुत हो जाए, है ना, और मेरी मेहनत भी कम लगे। साइंस क्या करता है, सेव योर टाइम एंड एनर्जी, इसी पर तो वो काम करता है पूरा। तो सेव योर टाइम एंड एनर्जी के लिए क्या करता है भाई, उसने मशीन बना दिया।
तो इसने भी सोचा कि मैंने मुझे भी टाइम सेव करनी है, अपनी एनर्जी सेव करनी है, बचानी है, तो भाई क्या करें उसके लिए। तो उसके लिए उसने एक नई तरकीब सोची। यही तरकीब आगे चल के साइंस के फील्ड में इन्वेंशन करना शुरू किया। आपको तरकीब सोचनी पड़ेगी, आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या करेंगे मेरा टाइम और एनर्जी बच जाए। यही तो साइंस है। तो उसने क्या किया, सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ए ब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। कहा कि नहीं मैं फीमेल बटरफ्लाई पकड़ूंगा, है ना, और फीमेल बटरफ्लाई से जो बच्चे होंगे वो फिर बड़े होंगे, तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। फीमेल बटरफ्लाई को पकड़ते हैं। He would catch a female monarch, take her egg, उसके अंडे हुए, बहुत सारे अंडे हुए, raise them in his basement, बेसमेंट में उसको रेज किया। देखो कितना बड़ा प्रोसेस, आप 10th में हैं लेकिन ये काम आप नहीं कर सकते, है ना। कितना बड़ा प्रोसेस उसने इन्वॉल्व किया, कितनी सिस्टमेटिक वे में उन्होंने एक बड़ी संख्या तैयार की मोनार्क बटरफ्लाई का। इसमें हम उनको दूर दूर भागना भी नहीं पड़ता, फील्ड में बटरफ्लाई के पीछे भागना भी नहीं पड़ा, और बटरफ्लाई बहुत सारी उनके पास अपने आप हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि मोनार्क बटरफ्लाई पकड़ा, और उस मोनार्क फीमेल मोनार्क बटरफ्लाई से एक निकले, और एक से क्या हुआ, एक को उन्होंने अपने बेसमेंट में पाला लाइफ साइकिल से एक से क्या निकल गया, कैटरपिलर से पीपा से एडल्ट बटरफ्लाई। तो बहुत सारी बटरफ्लाई इनके बेसमेंट में, मोनार्क बटरफ्लाई डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कोई पीपा है, कोई कैटरपिलर के फॉर्म में, अभी कुछ अंडे ही हैं, कोई एडल्ट बटरफ्लाई, बहुत सारे बटरफ्लाई इनके बेसमेंट में हो गए। तो बताओ ये साइंटिफिक वे हुआ कि नहीं चीजों को कलेक्ट करने का? ये है साइंस। इस तरह से उनकी माइंड धीरे धीरे बटरफ्लाई के कलेक्शन से लेकर उसके डेवलपमेंट तक आ गई, है ना। पहले कलेक्ट करते थे, अब उन्होंने अपने अंडे उसके निकलवाए, और उसके बाद से उसको रेज किया, रेज करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस दिए, और उसके बाद से उससे कैटरपिलर पीपा से एडल्ट बटरफ्लाई। इस तरह से हमने देखा कि उसकी माइंड किस तरह से एक सिस्टमेटिक वे में अब काम कर रही है। हो गया। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। उड़ा देता था टैग करके। मैंने बता दिया टैग कैसे करना था, लाइट एडहेसिव से टैग करना था। क्या उस टैग पर लिखना था भाई? कागज का होता था वो, या प्लास्टिक कोटेड होता हुआ कुछ होता होगा कि खराब ना हो मौसम में, कि जिसको मिले वो इस पते पर डॉक्टर अल्कोहल को भेज दे, और वो आदमी भेजता था, उसके पोस्टल मार्क से पता चल जाता था कि आदमी कहां से भेजा है। यही तो काम किया, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। फॉर सेवरल ईयर्स His basement was the home to thousands of monarchs in different stages of development. मैंने अभी आपको बता दिया। लेकिन इवेंचुअली, लेकिन ये परिणाम स्वरूप हुआ क्या भाई? I began to lose interest in tagging butterfly. लेकिन बहुत दिनों तक इन्होंने बटरफ्लाई टैग किया, इंटरेस्ट इनकी खत्म हो गई। इंटरेस्ट क्यों खत्म हो गई? क्योंकि रिजल्ट नहीं आए जैसा कि इन्होंने सोच रखा था। देखो क्या सोच रखा था। इट इज टीडियस मैंने लिख दिया, देख लो। टीडियस मैंने डल, मोनोटोनस, काफी उदास हो गए, है ना। एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, क्योंकि फीडबैक नहीं आया, है ना, बहुत सारे रिजल्ट नहीं आए। एक या दो बटरफ्लाई ही कैच हो पाई, वो भी 40-50 किलोमीटर के रेंज में इनके घर से, है ना। इसलिए 2 साल तक इन्होंने काम भी किया, लेकिन अल्टीमेटली इसको बंद कर। इससे मतलब नहीं कि आपकी स्टडी बटरफ्लाई की खत्म हुई, है ना। इन ऑल टाइम आई डिड इट, कहा कि हमेशा मैं ये टैग करके उड़ाता था बटरफ्लाई को। He laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured. मात्र 2 ही बटरफ्लाई रिकैप्चर्ड हुई थी, इसके टैग जो बटरफ्लाई थे, and they were not more than 75 miles from where I live. जहां से रहता हूं वहां से 75 माइल्स की दूरी पर, जबकि ये दूरी लगभग 500-600 माइल्स की थी। तो ये पता तो नहीं चल पाया, लेकिन क्या साइंटिफिक माइंड, बेंट ऑफ माइंड इसका हुआ कि नहीं हुआ? उसने रेज किया, डेवलप किया बटरफ्लाई को, कैसे कलेक्ट किया, ये एक साइंटिफिक मेथड का उन्होंने यूज किया, और ये आगे चल के ये फायदा भी। तो इसमें हमने ये क्या पढ़ना इसमें यही है कि माँ का क्या रोल है। तो माँ का क्या रोल है? एजुकेशनल ट्रिप पे ले जाना, इसको लिख लीजिएगा लैंग्वेज में। उसके लिए साइंटिफिक टॉयज 2-4 का नाम दिया, वो लाती थी ताकि बच्चे का साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड हो। उसको लर्निंग वर्क प्रोवाइड करती थी जब उसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। जब उसने 25 स्पेसीज ऑफ बटरफ्लाइज को कलेक्ट कर लिया, तो उसको लगा कि मेरी तो अब बटरफ्लाई कलेक्शन खत्म हो जाएगा, अब कुछ बचा ही नहीं। तो माँ ने उस समय एक चिल्ड्रन बुक लाया, ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, जिसमें कि लिखा हुआ था कि आपको मोनार्क 10 बटरफ्लाई के माइग्रेशन के रास्ते बताने थे पेंसिल्वेनिया से सेंट्रल अमेरिका की। और ये चीज डॉक्टर अर्कोहर जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने इस चीज को स्टडी को इनकरेज किया था उस बुक में।
उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उस करना क्या था कि किसी मोनार्क ने बटरफ्लाई के विंग्स पे लाइट एडहेसिव के माध्यम से एक टैग चिपका देना है। जिसको वो टैग मिले वो उस पर जो टैग चिपकाना था जिसमें लिखा हुआ था कि सेंड इट टू ऑन फॉलोइंग एड्रेस, वो डॉक्टर अर्कवार्ट का एड्रेस था, उसको भेज देना। अब बटरफ्लाई उड़ते 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 कहीं पे टपक गई, मर गई। वो आदमी को टैग मिला, पढ़ा, उसको भेज दिया, या फिर टैग गिर गया, लाइट एडहेसिव था तो वो भेज दिया डॉक्टर अर्कवार्ट को। और बहुत सारे पॉइंट्स मिला के आप क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, कंप्लीट लाइन बना सकते हैं। यही काम वहां पे करना था। लेकिन इब्राइट को इसके लिए बहुत सारे बटरफ्लाई चाहिए थी, है ना। तो उसने क्या किया, एक एक पकड़ना बहुत मुश्किल काम था और वो मात्र गर्मी के लास्ट दिनों में ही आप मोनार्क बटरफ्लाई को पकड़ सकते हैं। तो उसने क्या किया कि भाई टाइम भी मेरे पास कम है और मैं एक एक बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई के पीछे पड़ूंगा तो मैं इतने बटरफ्लाई कैच नहीं कर पाऊंगा। तो उसने क्या किया कि उसने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा और उस फीमेल मोनार्क के अंडे हुए, अंडे से को उसने फेवरेबल कंडीशन दिया जिससे कि बच्चे निकल के आए, है ना। कैटरपिलर से पीपा, पीपा से एडल्ट बटरफ्लाई। इस तरह से उसका बेसमेंट जो था, नीचे वाला जो घर का पार्ट था, वो डिफरेंट स्टेज ऑफ बटरफ्लाई के डेवलपमेंट का था। माने कोई बटरफ्लाई बेसमेंट में सबको रखा था, कोई अंडा है के फॉर्म में है, कोई पीपा के फॉर्म में, कोई कैटरपिलर के फॉर्म में है, कोई एडल्ट बटरफ्लाई। और इब्राइट 2 साल तक ये बहुत ही डिग्निटी और डिटर्मिनेशन के साथ उसने बटरफ्लाई को चिपकाया। लेकिन दुख की बात यही थी कि बटरफ्लाई 2 ही रिकैप्चर्ड हुई, वो भी इसके घर से 75 माइल्स के दूरी पर। इसलिए इस काम को इसने छोड़ दिया क्योंकि फीडबैक बहुत कमजोर थे, कम थे। ओके, thank you very much for watching this video. Have a nice day.